बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल पे बात की थी। तो हमारे ये तीन बेसिक जो था सिंगल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल वेक्टर एनालिसिस के अंदर, वो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। Now we are going to start a new topic, uh, mean which are transformations. We transform first integral to double integral, and in the next lecture double integral to triple integral, and in the last, ठीक है, to convert double to triple, ठीक है। एनी हो, तो बच्चों अब यहाँ पे हम जो है जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है पहले सिंगल इंटेग्रल टू डबल इंटेग्रल, जिसको हमने ग्रीन्स थ्योरम का नाम दिया हुआ है इन प्लेन, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन को स्टडी करने से पहले हम बच्चों पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन, तो हम वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स। तो इसको पहले बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले बेटा सिंपल क्लोज्ड कर्व किसको कहते हैं, ठीक है। अ सिंपल, पहली डेफिनेशन अपने ज़हन में रखनी है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इज अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर। जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है ना बेटा, वो एक क्लोज्ड कर्व होती है जो कि विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर, मतलब जो खुद से आपस में कट ना करे। जैसे यहाँ पे मैंने एक ए एग्जांपल में, बुक वाले ने ए एग्जांपल में ऐसे एक सर्कल सा बनाया हुआ है, मतलब अंडा सा बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्यों क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है? क्योंकि ये आपस में खुद से इंटरेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो ये सिंपल क्लोज कर्व हो गई। तो यहाँ पे जो एग्जांपल बी दी हुई है, डायग्राम बी है, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर्व जो थी आपस में इंटरेक्ट की हुई है, इंटरसेक्ट की हुई है, आपस में ही इंटरसेक्ट की हुई है किसी एक पॉइंट पे। तो इसको बोलेंगे ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो सिंपली जब आपसे पूछा जाए कि सिंपल क्लोज्ड कर्व किसको कहते हैं, तो बच्चों आप इजीली बता सकते हो कि ऐसी कर्व को सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं जो खुद से इंटरसेक्ट ना करे कर्व, ठीक है। जैसे देखें, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इज अ क्लोज्ड कर्व व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर, जो खुद से इटसेल्फ इंटरसेक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल द कर्व इन द फिगर 5.21 ए, इस फिगर के अंदर, ठीक है, इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व व्हाइल द कर्व इन द फिगर 5.21 बी, ये जो बी वाली है, इज नॉट, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व समझ आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट है बच्चों, हमने पढ़ना है सिंपली कनेक्टेड। जो डेफिनेशन है सिंपली कनेक्टेड में बच्चों क्या है, वो है कि अ रीजन R is said to be simply connected if any simple closed curve lying in R can be continuously shrunk to a point। बेटा वो रीजन R is said to be simply connected होगा if any simple closed curve lying in region R can be continuously shrunk to a point। देखिए बेटा, ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना होगा। सिंपली कनेक्टेड रीजन बहुत आसान है बेटा। यहाँ पे पहले मैंने बाहर एक रेक्टेंगल बनाई हुई है, ठीक है। ये रेक्टेंगल जस्ट लाइक अ स्पेस की तरह है। मतलब अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे कोई स्पेस भी हो सकती है। मैं रेक्टेंगल ना भी बनाता तो तब भी मैं सिंपली कनेक्टेड रीजन को डिफाइन कर सकता था, ठीक है। मैंने अब स्पेसिफिक कर दिया, इसको रेक्टेंगल बना ली, ठीक है। अच्छा, मैंने एक रीजन आर ली है। ये मैंने अंडा जो था बेसवी टाइप, वो एक मैंने उसको लिखा हुआ है, वो रीजन आर है। मतलब ये जो बाहर वाला है बच्चों, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये जो है इसके अंदर जो है रीजन आर है। मैंने लाइन एरो शो करवाया ना आपको, मतलब अंदर लिखा भी उसने हुआ, उसने ये आर, मतलब ये जो इस बेजवी टाइप के अंदर जो रीजन है ना सारे का सारा, वो रीजन आर है, ठीक है। अब सिंपली कनेक्टेड कब होगा?
हमारे पास जो रीजन आर हमें बच्चों बताया गया होगा, उस रीजन आर के अंदर हम खुद से कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब खुद से कोई सर्कल कह लो या फिर कोई क्लोज कर्व ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अंदर कोई क्लोज कर्व ड्रॉ कर लें या कोई सर्कल ड्रॉ कर लें, और उस सर्कल को जब मैं श्रंक करूं, मतलब मैं अगर उसको मैं करीब करीब लेके आऊं, तो बेटा वो एक पॉइंट पे श्रंक हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं आसान वर्ड्स में अगर और बताता हूँ आपको बच्चों, मेरे पास यहाँ पे एक रीजन आर है ना ये। ठीक है, अब इस रीजन आर जो है, इसको बताना है कि क्या ये सिंपली कनेक्टेड है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, खुद से बच्चों इसके अंदर एक कोई सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे कोई क्लोज्ड फिगर ड्रॉ कर लूंगा। सर्कल भी क्लोज फिगर है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सर्कल ही ड्रॉ करना है, कोई भी क्लोज फिगर ड्रॉ कर ले। अब हम क्या करें, हम इस क्लोज जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ये क्लोज कर्व जो ड्रॉ की है, उसको मैं अगर छोटा करूं, मतलब इस बड़े वाले को मैं ऐसे छोटा छोटा करता जाऊं, मतलब इसको करीब करीब लेता हूं। ठीक है, मैं करीब करीब लेता हूं। ठीक है, करीब करीब लेता हूं। ठीक है, करीब करीब श्रंक करता जाऊं, मतलब उसको करीब खत्म करता जाऊं ना, तो आखिरकार मेरे पास एक पॉइंट पे आके बात खत्म हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, तो हम बोलेंगे कि उस रीजन आर को इज अ सिंपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स सबको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब उसने वही बात की है, फॉर एग्जाम्पल द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल एज शोन इन द फिगर 5.21 सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, उसने कहा कि ये जो रेक्टेंगल है बाहर वाली बनाई हुई, तो उसके अंदर मैंने एक रीजन आर ली है। ठीक है बेटा, ये रेक्टेंगल लेना जरूरी नहीं है, सिंपली रीजन होना चाहिए। ठीक है, उस रीजन आर के अंदर आपने कोई क्लोज कर्व ड्रॉ करनी है, सर्कल भी ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल आपने क्लोज कर्व ड्रॉ करनी है या सर्कल ड्रॉ कर लें जैसे भी है। तो उसको जब हम श्रिंक करेंगे, करीब करीब लेके आएंगे, वन बाय वन आहिस्ते से नीचे लेके आएंगे, तो आखिरकार हमारे पास वो एक पॉइंट बन जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, और मल्टीपली कनेक्टेड रीजन किसको बोलते हैं, कि जिसमें ऐसा ना हो। मैं बात करता हूँ तो समझ आ जाएगी। ठीक है, वो कहते हैं रीजन आर इज नॉट सिंपली कनेक्टेड, इज कॉल्ड मल्टीपली कनेक्टेड। ठीक है, एक ऐसा रीजन जो कि सिंपली कनेक्टेड ना हो, तो वो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन होगा। मिसाल के तौर पर वो कहता है फॉर एग्जांपल द रीजन आर एक्सटीरियर टू सी टू, मतलब उसने यहाँ पे जो डी एग्जांपल है उसमें उसने दो रीजन ले लिए, मतलब उसने दो कर्व ली है। पहले उसने एक कर्व अंदर C2 ली हुई है और बाहर वाली उसने C1 ली हुई है। ठीक है, और रीजन आर किसको कह रहा है, जो अंदर वाला है ना, मतलब C2 के बाहर और C2 के C1 के अंदर, मतलब C2 के बाहर की जानब जो रीजन आ रहा है, वो ये जो लाइनें लगी हुई है ऐसे। ठीक है, और C1 के जो अंदर की तरफ रीजन है वो भी वही है। ठीक है, तो हम इस आर रीजन की बात कर रहे हैं, इस आर रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखना यह है कि क्या ये जो C2 कर्व और C1 कर्व है, ठीक है, इनके दरमियान जो रीजन आर आ रहा है बच्चों, ये क्या सिंपली कनेक्टेड है। तो हमने सिंपली कनेक्टेड की डेफिनेशन चेक करनी है कि क्या ये आर जो हमारे पास है, क्या इस आर के ऊपर, ठीक है, हमारे पास सिंपली कनेक्टेड की डेफिनेशन अप्लाई होती है। वो हमने ये पढ़ी थी कि हम इस रीजन आर के अंदर कोई एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया या कोई भी क्लोज कर्व ड्रॉ कर ली। ठीक है, जब ये कर्व ड्रॉ कर ली, तो बच्चों हमने इसको अब क्या करना है, करीब करीब लेके आना है, मतलब इसको श्रंक करना है। जैसे करीब मजीद लेके आऊंगा। ठीक है, फिर मजीद करीब लेके आऊंगा, फिर मजीद करीब लेके आऊंगा, मजीद करीब लेके आऊंगा। ठीक है, आखिरकार हमारे पास आखिर पे एक पॉइंट बने। देखो ना, अब मैं जब करीब मजीद लेके आता हूँ तो वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, जो कर्व C2 है उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस C2 के ऊपर आ जाता हूँ तो फिर मुझे इस C2 को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ रीजन आर की बात की है। तो वो रीजन आर जो है मैं उसको मजीद श्रंक नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मजीद जब श्रंक करेंगे तो वो C2 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, हमने तो ये बात की थी, हम सिर्फ बात कर रहे थे रीजन आर की। रीजन आर तो सिर्फ अंदर वाला हिस्सा था, ये C2 के अंदर वाला हिस्सा रीजन आर तो नहीं है। ठीक है,
तो इस वजह से वहां से मतलब जब हम श्रंक करते जाएंगे तो एक पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे रीजन को हम बोलेंगे ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है। क्या है स्टूडेंट्स? मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है, ठीक है। सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपली कनेक्टेड में सिंपल बेटा एक ही फर्क है, वो ये है कि हमारे पास जो सिंपली कनेक्टेड होता है बच्चों, उसमें हम रीजन आर के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करें या कोई भी क्लोज कर्व ड्रॉ करें, उसको श्रंक करते जाएं, आखिरकार एक पॉइंट बनना चाहिए, जैसे यहाँ पे बन गए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं बनता, इस वजह से इसको बोलेंगे मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन, ठीक है। We will consider vector function of just x and y derive a relationship between a line integral around a closed curve and a double integral over the part of the plane enclosed by the curve। बेटा इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, वो ये कह रहा है कि इफ R is a simply connected region of xy plane bounded by a closed curve C। वो कहते हैं हमारे पास एक रीजन आर है, वो कैसा रीजन है? वो सिंपली कनेक्टेड है। मतलब सिंपली कनेक्टेड मतलब कि वो इस टाइप का होगा, मतलब जब एक सर्कल ड्रॉ करें उसके अंदर, ठीक है, या कोई क्लोज कर्व ड्रॉ करें तो वो जब इसको श्रंक करें तो एक पॉइंट ही बन जाए, इस तरह का सिंपली कनेक्टेड रीजन होगा। किसमें होगा? एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा, और वो कर्व क्या होगी? क्लोज होगी। तो तीन चीजें उसने कंडीशन हमें लगा दी है, थ्योरम की स्टेटमेंट है। मतलब इस थ्योरम की स्टेटमेंट में जब तीन चीजें होंगी और उसके बाद नेक्स्ट वाली चीजें होंगी, तो तब जाके ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे वहां पे किसी चीज पे। सबसे पहली चीज क्या है कि आर हमारे पास सिंपली कनेक्टेड रीजन होना चाहिए, फिर वो एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने फर्ज को ले लिया, ठीक है, मतलब प्लेन के अंदर होना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि एक्स वाई प्लेन के अंदर, वो वाई जेड प्लेन के अंदर भी हो सकता है, मतलब प्लेन के अंदर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और क्लोज कर्व होनी चाहिए, ठीक है। इफ एम एंड एन आर कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब वहां पे हमने दो फंक्शन लेने हैं एम और एन, तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू जो प्लेन होगा ना उसी रिस्पेक्ट होना चाहिए। मतलब जो एक्स वाई प्लेन में था तो पहले वाला एक्स के रिस्पेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरे वाला वाई के रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता है वाई जेड प्लेन, ठीक है, तो पहले वाला वाई के रिस्पेक्ट होना चाहिए कंटिन्यूस, दूसरे वाला जेड के रिस्पेक्ट होना चाहिए कंटिन्यूस, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है जेड एक्स प्लेन, तो पहले वाला होना चाहिए कंटिन्यूस जेड के रिस्पेक्ट, और दूसरे वाला एक्स के रिस्पेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। समझ आई बात की? तो इस तरह हमने डिफाइन करना है। हैविंग कंटिन्यूस डेरिवेटिव इन आर, देन हमारे पास जब ये तीन चीजें होल्ड करेंगी, देन हमारे पास ये फॉर्मूला वहां पे होल्ड करेगा कि अगर हम फर्स्ट इंटेग्रल लें क्लोज कर्व सी का एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो वो बराबर आएगा डबल इंटेग्रल आर रीजन पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स। मतलब जो एन के रिस्पेक्ट आपने जो डेरिवेटिव लेना है ना यहाँ पे एक्स का, सॉरी एन का डेरिवेटिव लेना है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्योंकि इसके साथ वाई है, ठीक है, माइनस फिर एम का डेरिवेटिव लेना वाई के रिस्पेक्ट, ठीक है, सो इंटू डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर वही आएगा जो हमारे पास बच्चों इसका आंसर आएगा, ठीक है। और साथ उसने बता दिया कि सी इज डिस्क्राइब्ड इन द पॉजिटिव या काउंटर वाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि हमारे पास ये जो क्लोज कर्व आएगी बच्चों, वो सी वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ये बेटा हमारे पास थ्योरम में बात डिफाइन है कि सी हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव ही लेंगे, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है बच्चों वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अब इसको याद कैसे रखना है स्टेटमेंट को बच्चों, यहाँ पे अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, तो जो हमने इंटीग्रेशन लेनी है ना, तो वो हमने अगर एंड से स्टार्ट करनी है, एन की ली डेरिवेटिव अंदर, तो वो किसके रिस्पेक्ट लेंगे? इसके साथ y लिखा हुआ है, दूसरे के रिस्पेक्ट लिखेंगे x, फिर माइनस आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे जो यहाँ पे x लिखा है उसके अलावा y के रिस्पेक्ट, और फिर साथ dx और dy आ जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को बच्चों प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी प्रूव द थ्योरम फॉर अ क्लोज्ड कर्व C which has the property that any straight line parallel to the coordinate axis cut the C in at most 2 points as shown in the figure। बेटा वो कहता है कि थ्योरम की स्टेटमेंट ये होती है कि कोई भी क्लोज्ड कर्व है ना बच्चों हमारे पास, जैसे देखें कोई भी क्लोज्ड कर्व है, जैसे यहाँ पे ये क्लोज्ड कर्व है, रीजन आर मैंने लिया क्लोज्ड कर्व एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। तो इस क्लोज कर्व के अगर मैं ऐसे लाइनें लूं, मतलब दो लाइनें मैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, मतलब और पैरेलल टू एक्स, मतलब जो एक्सिस के पैरेलल अगर मैं दो लाइनें इस कर्व के ऊपर ड्रॉ करूं तो ये दो पॉइंट्स पे टच करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ली, जैसे यहाँ पे
ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ली तो वो एक पॉइंट पे कट हुई, फिर दूसरी तरफ से मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ली तो वो ये ऐसे कट होगी, ठीक है। इसी तरह से इधर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, इधर से वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इससे हमारे पास पूरी की पूरी रीजन आर कवर हो जाएगी, ठीक है, जो कि इस एक्स वाई प्लेन के अंदर शो हो रहा है। तो यही बात बच्चों यहाँ पे वो कर रहा था कि we prove the theorem for a closed curve C which has the property that any straight line parallel to the coordinate axis, कि कोई भी straight line जो कि पैरेलल टू है कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये पैरेलल टू किसके होगी, वो ये पैरेलल किसके होगी, स्ट्रेट लाइन कोई भी, वो पैरेलल टू एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्सिस कह दीजिए तो अंडरस्टूड है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है। कट इन एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, तो जरा जरा 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन इधर ड्रा की तो इस पॉइंट पे और एक इस पे, और इसी तरह इधर एक पॉइंट पर इसकी तरह इधर, ठीक है। तो वो बच्चों नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे पास लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व ए ई बी एंड ए एफ बी, हमने यहाँ पे बच्चों इक्वेशन ली ए ई बी, एक ली मैंने ए ई बी, ठीक है, दूसरी तरफ मैंने ले ली ए एफ बी, मतलब जो लास्ट पॉइंट है बेटा वो सेम रखना है आपने, ठीक है, ए ई बी स्टार्टिंग पॉइंट भी, रेड वाला पॉइंट भी, ठीक है, ए ई बी और दूसरी तरफ ए एफ बी, ठीक है, स्टार्ट ए से हो रही है और एंड भी बी पे हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर्व ले ली, ठीक है। तो वहां पे इक्वेशन क्या होगी, पहले वाले की इक्वेशन होगी ए ई बी के लिए y इज इक्वल टू एफ वन एक्स, और दूसरे वाले की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एफ टू एक्स। देखें y इज इक्वल टू, इसके लिए जो इक्वेशन होगी ए ई बी के लिए, इतनी के लिए जो हमारे पास बच्चों इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू एफ वन एक्स, और ए एफ बी के लिए जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एफ टू एक्स, ठीक है। तो इफ R इज द रीजन बाउंडेड बाय द सी, ठीक है, अब वो कह रहा है कि R हमारे पास टोटल रीजन है जो कि बाउंडेड बाय सी हो रहा है, तो देन हमारे पास क्या होगा, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब इसको प्रूव करने का स्टाइल हमारा क्या होगा, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा पार्सल m ओवर पार्सल y, मतलब मैं इतने फैक्टर को उठाया मैंने, पार्सल m ओवर पार्सल y, ठीक है, इसको मैंने उठाया है, तो इससे मैं प्रूव करूंगा डबल इंटेग्रल वाले से ये सिंगल इंटेग्रल ये वाला, ठीक है, और फिर मैं ये लूंगा और उससे मैं लेके जाऊंगा इस तरफ, ठीक है, फिर एंड पे जाके ऐड कर लूंगा, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे बेटा डबल इंटेग्रल से स्टार्ट किया, पार्सल m ओवर पार्सल y dx dy, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे बच्चों देखो ये y मैंने अब जगह तब्दील कर दी, ये y अंदर कर दिया, dx बाहर कर दिए। तो मेरे पास क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरे पास लिमिट्स जो थी डिफाइंड वो y इज इक्वल टू एफ वन एक्स, मतलब y की वैल्यू थी मेरे पास, y की लिमिट्स थी, इस वजह से मैंने y को अंदर रख दिया साथ, कि ये हमारे पास ये वेरिएबल्स वाली है, और कांस्टेंट वाली y निकाल दी dx वाली, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप y इज इक्वल टू एफ वन एक्स, मतलब जब इस पे मैंने लिखा मैंने y इज इक्वल टू एफ वन एक्स एफ टू एक्स पार्सल m ओवर पार्सल y dy, ठीक है, इतना आ गया, और बाय dx आ गया। जब इस पे बच्चों हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन पे, ये इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा जर्नल एम एक्स कोमा वाई। बच्चों इसको जर्नली जब सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास वो क्या बनता है, यहाँ से एम एक्स कोमा वाई, उस साथ लिमिट आ जाएगी y इज इक्वल टू एफ वन एक्स और एफ टू एक्स, और बाहर आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो अब बच्चों हम पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो x देखो ये y की वैल्यू थी ना, बेसिकली लिमिट y की थी ना, पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी इस जगह पे y की लिमिट, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा एफ टू एक्स, एफ टू, ठीक है, और यहाँ पे क्या अप्लाई होगी y की जगह पे एफ वन एक्स, ठीक है। मतलब सिंपली एफ वन एक्स भी लिख सकते हो, या सिंपली एफ वन लिख लिया तब भी ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने लिखा ना एफ टू एक्स भी लिख सकते हो ब्रैकेट डाल के कुछ स्टूडेंट, तब भी ठीक है, नहीं तो सिंपली एफ एक्स लिख दो, एफ टू लिख दो, क्योंकि एफ टू में अंडरस्टूड इसका मीनिंग है कि इसका जो आगे वैल्यू है वो एक्स में होगी, इसका भी वैल्यू एक्स में होगी, ठीक है। अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। अब यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ, ये नेगेटिव वाली पहले लिखता हूँ वैल्यू में, ए से बी, मतलब ये इंटीग्रेशन को अप्लाई अंदर सिंपली किया, मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन को अंदर, तो आ जाएगा माइनस ए से बी एम एक्स कोमा एफ वन डी एक्स, ठीक है। अब इसकी बारी है, अब इसको लिखा एम एक्स कोमा एफ टू डी एक्स, लेकिन अब बच्चों यहाँ से ए से बी था ना, तो मैंने अब इसकी लिमिट चेंज कर दी ताकि यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन आ जाए, ठीक है। वो इस वजह से
ये मैंने ताकि मेरे पास आसान सिंपलीफाई करना आसान हो जाए, क्योंकि बच्चों हमें इस बात का पता है कि अगर हमारे पास ऐसे होते हैं ना जनरल 0 से 1 और फिर आगे वाली है 1 से स्टार्ट हो रही है 2, ठीक है, और बीच वाला सारा कुछ सेम है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 0 से 2, मतलब इसको हम सिंपली लिख सकते हैं इतने हिस्से को माइनस ऐसे 0 से 2, मतलब ये इसको इग्नोर करके, ठीक है, एम डी एक्स, और इसको अगर जनरल लिखूं तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स। ओके, ये आपने जो चैप्टर नंबर था आपका कैलकुलस का 5 चैप्टर, उसमें 5.2 एक्सरसाइज एस एम यूसुफ से आपने बेटा ये चीज़ें स्टडी की होंगी, फंडामेंटल, जहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो जहाँ पे बताया गया है, उसमें तकरीबन 6 प्रॉपर्टी बुक में बताई गई हैं, ये उन प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की गई है, ठीक है। अब क्योंकि ये चीज़ें बी बी सेम हो गया, ठीक है, तो अब इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, तो सिंपली आप बता सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास ये क्लोज कब आ जाएगी सी से एम डी एक्स, ठीक है, और माइनस एज इट इज आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने जनरल इसको लिख लिया बेटा, ये ए से ए बनता था, तो ये मैंने सिंपली इसको इकट्ठा लिख लिया, या बल्कि आप इस तरह भी बता सकते हो, क्योंकि ज़्यादा आसान है यहाँ पे, क्योंकि ये ए से बी है, ठीक है, और यहाँ पे बी से ए स्टार्ट हो रही है, मतलब ये ए से बी और फिर बी से ए, तो बेटा इनको जब इकट्ठा करेंगे तो बेटा ये क्लोज कब होगी ना हमारे पास, तो वो माइनस क्लोज कब होगी सी एम डी एक्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ए से बी मिसाल दे रहा हूँ आपको, देखो ये इधर से ए से बी स्टार्ट हो रही है, मतलब पहले ए ई बी, ठीक है, पहले हमने ए से बी तक गए, ए से ऐसे बी तक निकाल ली हमने कर्व, ठीक है। अब दूसरे केस में हम ये निकाल रहे हैं, बैक जा रहे हैं बी से ए, मतलब ये बी से पहले हम ऐसे गए लिमिट पे, फिर हम बी से ए आए, तो फिर क्या बन गई है बच्चों, ये पूरी क्लोज कर्व ही बन गई ना, ठीक है, तो उसको हमने नाम क्या दिया, बस सी का, तो वो हमने सी लिख दिया, और साथ एम डी एक्स वैसे ही आ गया जनरल केस में, और माइनस भी ऐसे ही आ गया, ठीक है, क्योंकि ये और चीज दोनों चीजें सेम है, तो ऐड कर दिया 1 माइनस और माइनस ऐसे ही माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, ये जो मैंने वैसे एक एग्जांपल दिए बच्चों, ये बीच में थ्योरम के ऐड नहीं है, ठीक है, कि ये इस तरह होता है वर्किंग, मतलब अगर 0 से 1 और 1 से 2 हो, तो मतलब माइनस बाहर ऐसे ही आ गया और क्लोज कब लगा दी, और साथ जो है वो ये एम डी एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको बेटा नाम हमने जो है ना वो जो हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पे, ये हमारे पास आगे चीज क्रिएट हो गई कि इससे जो हमने फर्स्ट इंटेग्रल एम डी एक्स लिया, इसके साथ माइनस है, तो माइनस, और लेफ्ट साइड पे आ रहा है हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली, ठीक है, वो इधर लिख लिया एज इट इज, तो माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा ना, माइनस बेसिकली यहाँ पे था, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली जिस तरह मैंने ये वर्किंग की है वैसे ही वर्किंग बेटा नेक्स्ट करनी है। सिमिलरली लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व, अब पहले मैंने बच्चों स्टार्ट कहाँ से की थी, ए ई बी और फिर ए एफ बी, अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा ई बी एफ और इधर से ई ए एफ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और एंड पॉइंट भी सेम है, देखिए यहाँ पे ई ए एफ ई बी एफ, बी वहां पे क्या होगा, अब ई ए एफ में हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बेसिकली एक्स आ जाएगा यहाँ पे G1 y, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स में G2 y रिस्पेक्टिवली, मतलब ई ए एफ के लिए, ई ए एफ के लिए जो हमारे पास कब आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, वो x इज इक्वल टू G1 y, और जो दूसरी है ई बी एफ के लिए आ जाएगी x इज इक्वल टू G2 y, ठीक है ना। इससे पहले जब मैंने लिया था ए ई बी, उसमें मैंने y इज इक्वल टू F1 x लिखा, जब मैंने लिया ए एफ बी तो उसमें लिखा था f ऑफ सॉरी y इज इक्वल टू F2 x लिखा था मैंने वहाँ पे, ठीक है, तो इसे वरी नहीं होना, ठीक है। तो ये जस्ट जनरल चीजें हैं, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऑर्डर लग रहा होगा, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ये y के रिस्पेक्ट लिया था ना, ये y वाला, ठीक है ना, हमने ये लिया था प्रूफ में, ये चीज ली और वहां से ये चीज क्रिएट की। अब मैं यहाँ से n वाला लूंगा और वहां से ये क्रिएट करूंगा, क्यों ऐसा लिया, क्योंकि n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट है,
तो इस वजह से n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ली है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो y के रिस्पेक्ट है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसकी y के रिस्पेक्ट मैंने y के हिसाब से लिमिट उसकी ली थी। ठीक है, इससे वरी नहीं होना एनी हो। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, x g1y g2y पार्सल n ओवर पार्सल x dx। ठीक है, और dy बाहर निकाल दिए, क्योंकि यहाँ पे अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो dx के रिस्पेक्ट होगा, और e से f हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे y की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे अब अंदर x की वैल्यू चल रही है ना, तो बाहर कौन सी वैल्यू होगी, देखो ना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट की है। ठीक है, x की लिमिट पुट होगी ना यहाँ पे, तो बाहर फिर हमारे पास y की अल्टीमेट होगी, dy बाहर लिखा हुआ है, और y में क्या होता है हमारे पास, ये y एक्सिस में e और ये f होगा, मतलब पहले आपने वर्किंग इस पे की है। ठीक है, x एक्सिस पे, फिर आपने वर्किंग अब यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा इसको जब ओपन करेंगे तो वही सिमिलरली वैसे ही ये जनरल केस में एन एक्स कोमा वाई आ जाएगा, और G1y और G2y आ जाएगा dy एज इट इज। ठीक है, अब बच्चों जब ये अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये y में पुट होना है, सॉरी ये वैल्यू किसकी है, x की है, तो ये x में पुट होगा, x की जगह पे G2y लिख लो, या G2 सिंपली लिख लो, कोमा y माइनस यहाँ पे G1y लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपली G1 कोमा y लिख लो, तो तब भी ठीक है, dy आ गया। अब बच्चों हम वही जिस तरह प्रीवियस किया, हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे ई एफ लिमिट जो है वो इंटीग्रेशन की, जब ये बेटा इसके ऊपर अप्लाई होगी तो इसके ऊपर अप्लाई होगी, जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना इतने रीजन पे, जब हम इस बात को इतने रीजन पे अप्लाई करेंगे, इस लिमिट को इतने रीजन पे अप्लाई करेंगे, तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये मैं इसकी लिमिट चेंज कर दूंगा, मैं एफ नीचे ले आऊंगा और ई को ऊपर ले गया, इस वजह से लेके गया हूँ ताकि मेरे पास दोनों ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट जो शुरू में मेरी थी वो पॉजिटिव पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जो मैंने प्रूव करना था ना बच्चों यहाँ पे थ्योरम में, वो मैंने एन वाले में मुझे वैल्यू जो चाहिए थी वो पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए थी, देखो यहाँ पे एन वाले के साथ पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए था। ठीक है, पॉजिटिव रखा, एम में नेगेटिव चाहिए था, तो इस वजह से मैंने वहां पे नेगेटिव के साथ मजीद नेगेटिव बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चाहिए, इस वजह से मैंने जो है वो इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है, तो मैंने अब इसकी लिमिट चेंज कर दी, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी हुई है कैलकुलस एस एम यूसुफ के अंदर 5.2 से पहले थ्योरम है, तकरीबन 6-7 प्रॉपर्टी बताई हुई है, तो अगर हम जगह तब्दील कर लें लिमिट की, तो ये नेगेटिव साइन प्लस में चला जाता है, या पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चला जाता है, तो ये नेगेटिव साइन प्लस में चला जाएगा। ठीक है, एफ नीचे आ गया, ई ऊपर चला गया, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, एन G1y dy। ठीक है, अब इसी तरह आप इसको लिखेंगे एन G2y। ठीक है, तो ये ई से एफ आ जाएगा dy। ओके, अब बच्चों ये देखें, अब ये ई और ये ई सेम हो गया और एफ सेम है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे हम देख कहते हैं कि ई हमारे पास क्या था, ई ए एफ, दूसरी तरफ था ई बी एफ। ठीक है, कंप्लीट होगी ना लिमिट, ई ए एफ यहाँ से यहाँ तक, फिर ई बी एफ यहाँ तक। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास कर्व में, वो बेटा हमारे पास वहां पे आ जाएगा एन आ जाएगा क्लोज कर्व सी, क्योंकि देखो ना पूरी बनती है ना, ई ए एफ पूरी, फिर जैसे ई बी एफ पूरी। ठीक है, तो क्लोज कर्व सी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन डी वाई आ जाएगा, जिस तरह प्रीवियस मैंने किया। तो अब ये चीज इक्वल किसके आ रही है, लेफ्ट साइड पे इसके आ रही है, तो लिख देंगे इजिली एन डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा डबल इंटीग्रल पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स डी पे। ठीक है, दिस इज एन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो मेरे पास इक्वेशन नंबर ये 1 थी, ठीक है, इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड किया तो हमारे पास ये बन जाएगा, राइट साइड को राइट साइड में ऐड किया, साथ कॉमन निकालिए तो ये चीज़ बन जाएगी। तो यही चीज़ हमारे पास रिक्वायरमेंट शुरू में थी, जो प्रूव करने के लिए कहा था उसने, मैंने प्रूव कर दिया। द प्रूफ कैन बी एक्सटेंडेड टू द कर्व सी फॉर विच द लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस मे बी कट सी इन द मोर देन 2 पॉइंट्स इन द शोन फिगर 5.23। बेटा वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो प्रूफ है, हमने यहाँ पे जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं कर्व के ऊपर, तो बेटा वो दो जगह पे कट करती है। ठीक है, यहाँ पे भी दो जगह पे कट की थी और ऊपर वाले में भी दो जगह पे कट की थी, तो हमने थ्योरम अभी किया दो के रिस्पेक्ट। वो कहता है कि दो से ज्यादा जगह पे भी अगर कट करे तो उसके लिए भी थ्योरम भी होल्ड करेगा। द प्रूफ कैन बी एक्सटेंडेड टू द कर्व सी फॉर विच द लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस मे बी कट सी इन मोर देन 2 पॉइंट्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है।
द थ्योरम आल्सो होल्ड फॉर द मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, ठीक है, सच एज, अच्छा पहले बच्चों यहाँ पे सिंपली ये जो पहली एग्जांपल है ना, ए वाली डायग्राम बनी हुई है, ये हमारे पास मल्टीपली कनेक्टेड, सॉरी ये बना हुआ है एक से ज्यादा पॉइंट टच करने के लिए। द प्रूफ कैन बी एक्सटेंडेड टू द कर्व सी फॉर विच लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस मे बी कट सी इन मोर देन 2 पॉइंट्स शोन इन द फिगर ए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे देखिए यहाँ पे जब ड्रॉ किया एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है। तो ये दो जगह पे कट की। अगर मैं इधर चेक करता हूँ तो ये बेटा अगर मैं ये ऐसे ड्रॉ हुई तो दूसरी तरफ से मेरे पास जब ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ठीक है, दो जगह पे, मतलब यहाँ पे एक जगह पे ऐसे कट की, ये एक जगह पे कट हो गई, और यहाँ पे दूसरी जगह पे और यहाँ पे तीसरी जगह पे, ठीक है। तो तीन जगह पे कट भी हो जाए तो उसके लिए भी हम ये जो है वो थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इधर तो हमारे पास दो जगह कट हुई है जैसे प्रीवियस में, एक ये और एक ये, ठीक है। अब वो इधर कह रहा है कि ये जो थ्योरम है वो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन पे भी अप्लाई हो सकता है। मैंने शुरू में ये थ्योरम में कहा था कि ये थ्योरम जो है वो सिंपली हम जो है वो सिंपल क्लोज कर्व पे, सिंपली कनेक्टेड रीजन पे हमने ये थ्योरम अभी जो किया है, तो वो कहता है कि हम उसी जो सिंपली कनेक्टेड रीजन वाला जो थ्योरम है उसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, मल्टीपली कनेक्टेड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे उसने दो रीजन लिए, एक उसने ये रीजन एक आर लिया है, किसके अंदर, उसने एक कर्व अंदर वाली ड्रॉ की, एक बाहर वाली कर्व। अब जो ये हमारे पास रीजन आर है, इस रीजन को मजीद हम जब आगे श्रिंक करेंगे, ऐसे आगे आगे करते जाएंगे तो आखिरकार ये एक पॉइंट पे जाके नहीं आएगा, ठीक है, श्रिंक नहीं होगा, तो इसे कहेंगे ये अंदर वाला रीजन आर जो है मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है। तो इस पे भी बच्चों हम ग्रीन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनी हो अभी फिलहाल आपको जो मैंने थ्योरम अप्लाई प्रूव करवाया वो सिंपली मैंने सिंपली कनेक्टेड रीजन पे प्रूव करवाया, लेकिन बता दिया है वैसे कि रीजन अगर मल्टीपली कनेक्टेड हो तो वहां पे भी ग्रीन थ्योरम अप्लाई हो सकता है, लेकिन अप्लाई करके नहीं दिखाया। तो आपने भी बेटा सिंपली फिलहाल अभी इतना ही देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एग्जांपल नंबर 14 है, वेरीफाइज द ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन फॉर एम x comma y plus y square and n is equal to x square where c is the closed curve of region bounded by the y is equal to x and y is equal to x square, ठीक है। अब उसने यहाँ पे क्या ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करना है आपने, ठीक है। प्लेन के ऊपर m दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, ठीक है, और उसने बता दिया c जो क्लोज कर्व है, और उसने जो इक्वेशन भी बता दी है जो किस तरह कर्व अटैच होनी है। पहली इक्वेशन उसने बताई हुई है कि y इज इक्वल टू हमारे पास x है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वो मैंने स्ट्रेट लाइन की ड्रॉ कर दी। दूसरी तरफ बताता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वो मैंने ऐसे, वो हमारे पास पैराबोला बनता था वो ऐसे ड्रॉ होना है, ठीक है। दोनों एक पॉइंट पे कट करेंगे तो वो 1,1 पॉइंट पे कट करेंगे। तो इनकी जो डायरेक्शन है बच्चों मैं मोस्टली आपको बता दूं कि क्योंकि हमने थ्योरम में भी पढ़ी थी बात ये कि स्टार्ट में कि जो हमारे पास ग्रीन थ्योरम में हम जो डायरेक्शन लेंगे वो काउंटर क्लॉक काउंटर सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसकी शो ही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करवाई है, तो वो पॉजिटिव ही शो होंगी, ठीक है। और ये बेटा नोट में बात एक आगे जाके बताऊंगा इंशाल्लाह, तो वो ज्यादा बात आपकी क्लियर कर देगा इन पॉइंट्स के लिए। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ आपने इतनी बात समझनी है, जहन में रखनी है कि जो ग्रीन थ्योरम की जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज हमेशा होती है, क्योंकि थ्योरम्स में हमें बताया गया है, और वो पॉजिटिव हमेशा यूज करेंगे। The plane curve y is equal to x and y is equal to x square intersect at 0,0 and 1,1। ये पॉइंट दोनों जो है वो कर्व्स जब इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट 0,0 पे करती है और एक 1,1 पे करती है। लेट C1 बी दी कर्व, फर्ज करें कि C1 हमारे पास जो कर्व है ये C1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और दूसरी C2 जो है बच्चों वो हमारे पास y इज इक्वल टू x है। एंड लेट द क्लोज्ड कर्व C बी फॉर्म्ड फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है। तो वहां से जो क्लोज कर्व क्रिएट होगी बच्चों वो C1 एंड C2 होगी। लेट द पॉजिटिव डायरेक्शन इज ट्रैवर्सिंग C, देन वी मस्ट शो दैट, हमने वो जैसे प्रीवियस थ्योरम में कहा था वही बात लिखी। तो हमारे पास ये थ्योरम हमने प्रूव करना है
कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल आर रीजन में पार्सल एन ओवर पार्सल एक्स माइनस पार्सल एम ओवर पार्सल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो अब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अब स्टार्ट वैसे करूंगा, मैं स्टार्ट मैंने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ली है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके वर्किंग स्टार्ट करूंगा और फिर वहां से राइट हैंड साइड को बाद में मैं उसको लूंगा और एंड पे देखेंगे कि लेफ्ट साइड का जो आंसर था और राइट साइड का आंसर था वो दोनों सेम है। बच्चों मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको कि मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा और इसको सॉल्व करूंगा, जो इस सारे का आंसर आएगा फिर मैं वो क्या करूंगा राइट हैंड साइड लूंगा और उस सारे को सॉल्व करूंगा और वहां से जो आंसर आएगा राइट हैंड साइड से दोनों के आंसर सेम होंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हमने बच्चों किया है यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू, अब एम की वैल्यू जो स्टार्ट में गिवन में दी हुई थी क्वेश्चन में और एन की वैल्यू भी गिवन में दी हुई थी वो मैंने बेटा वैल्यूज अप्लाई कर दी। यहाँ पे एम की वैल्यू ये गिवन थी तो एन की वैल्यू साथ ये गिवन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज अप्लाई कर दी। ठीक है, इसको ना बच्चों इक्वेशन 1 का दे दिया। अब मैंने सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अलोंग द कर्व C1। ठीक है, पहले मैंने वर्किंग स्टार्ट करूंगा लॉन्ग C1, फिर मैं स्टार्ट करूंगा लॉन्ग C2 और फिर एंड पे आकर दोनों को ऐड कर लूंगा। अब ये बच्चों फर्स्ट इंटेग्रल जो है वो सॉल्व करना है पहले, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो फर्स्ट इंटेग्रल को वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह मैंने लाइन इंटेग्रल वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, आपको शुरू में बताया था। अब कैसे करेंगे, पहले हम C1 के रिस्पेक्ट इतने को सॉल्व करेंगे कर्व को यहाँ से यहाँ तक, फिर अगले में हम करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कर्व को सॉल्व करेंगे और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वहां से हमारे पास C जनरल कर्व इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अलोंग दी कर्व C1। अब C1 कर्व के लिए मेरे पास इक्वेशन जो थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर थी। देखो यहाँ पे C1 कर्व के लिए इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसमें जो लिमिट स्टार्ट होती थी वो 0 से लेके 1 तक थी। ये x एक्सिस के वर्ड में लिमिट ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों मैं जब डेरिवेटिव लूंगा इसका तो डिफरेंशियल लूंगा तो dy विच इज इक्वल टू 2x dx आ जाएगा और x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो इक्वेशन 1 बिकम्स एज, जो इक्वेशन 1 थी इसमें पुट करेंगे ना अब तो वो कैसे बन जाएगी, यहाँ पे हमारे पास y की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ है और डी वाई की जगह पे भी हमारे पास जो है वो 2x dx आ जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे 0 से 1 एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स की 4 dx प्लस 2x क्यूब dx आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें ये 2 और एक 3 हो गया, 3x क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 dx आ गया और यहाँ से जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या होगा 3x की पावर 4 ओवर 4 एक्स की पावर 5 ओवर 5। तो जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास 19 ओवर 20 आंसर आ जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, ये इसको कह देंगे। ये अभी मैंने C1 लिया है यहाँ से, अब मैं नेक्स्ट में क्या करूँगा C2 लूंगा। उसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ऊपर से नीचे आऊँगा एंटी क्लॉकवाइज और उसमें हमारे पास y के रिस्पेक्ट होगा तो 1 से 0 होगी लिमिट उसकी। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए उसमें हमारे पास इक्वेशन पहले बनती है y इज इक्वल टू एक्स, इसका डिफरेंशियल लूंगा dy विच इज इक्वल टू dx एंड वाइल x वेरी फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों मेरे पास y की जगह पे वैल्यू पुट होनी है तो फिर लिमिट मेरे पास x की यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, या अगर मैं x की जगह वैल्यू यूज करता हूँ तो फिर मुझे पास लिमिट यहाँ पे y की आएगी। बच्चों देखो ना, अगर मैं ये x की वैल्यू पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, y यहाँ पे पुट करता हूँ और y यहाँ पे पुट करता हूँ तो तब बच्चों मेरे पास यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो लिमिट जो लेंगे वो मेरे पास y में आएगी। अब क्योंकि मैं y की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ जिस वजह से मुझे x में मैं इसकी लिमिट बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लॉन्ग दी कर्व C2 1 to 0 हमारे पास लिमिट आएगी उसकी। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या चीज क्रिएट होगी, हमारे पास वो ये चीज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद -1 आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन इसको 3 का नाम दे दिया, आप 2 और 3 को ऐड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 जस्ट लाइक वैसे ही जैसे प्रीवियस मैंने किया था कि क्लोज कर्व C अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है तो C1 कर्व प्लस C2 कर्व ऐड होती है। तो C1 कर्व जनरल हमारे पास वो क्या थी, हमारे पास यहाँ पे ये था कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर डी वाई। क्योंकि बेटा इसको जब ओपन करेंगे डी आर को तो डी आर बेसिकली क्या होता है डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, और ये ए आपको पता है ये ए है और ये है, डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ तो उसको ओपन करके ये लिखा हुआ। ठीक है, तो उसका आंसर ए का आंसर था 19/20 और दूसरे का आंसर था -1। बेटा सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया -1/20। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 3। इसको बेटा शुरू में हमने बोला हुआ था m था, इसको बोला हुआ था n था, तो मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड निकालनी है जो कि बेटा डबल डेरिवेटिव वाली थी। ठीक है, ये राइट हैंड साइड निकाल ली हमने, ये वाली। ठीक है, ये हम निकालेंगे। अब बच्चों इसको जो इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ से जो स्टार्ट किया हमने पहले m लिया, m का डेरिवेटिव क्योंकि क्वेश्चन में मौजूद था कि y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है पार्शियल और इसका n के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट लेना है। तो यहाँ से आएगा x प्लस 2y और यहाँ से आएगा 2x। और अब इसको बेटा हम क्या करेंगे
इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट की और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो उसको बेटा जब ओपन करेंगे मजीद तो हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो गई। अब हमने देखना है कि यहाँ पे लिमिट्स कौन सी लगानी है, एक्स और डी वाई है, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों हमारे पास एक तो बात क्लियर थी कि वाई वाली लिमिट जो थी हमें इक्वेशन तो क्वेश्चन में दी हुई थी, यहाँ पे देखो हमें इक्वेशन बताई हुई है उसने कि वाई स्केयर वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर टू वाई इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुई ना जीरो से, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर लोअर लिमिट आ गई और अपर लिमिट आ गई वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है जो ये तो एक्स वाई की लिमिट होगी ना, अब एक्स की लिमिट क्या होगी, एक्स की लिमिट बच्चों जो लास्ट वाली होगी वो हमने कांस्टेंट लेनी है, वो 0 से लेके 1 तक होगी, ठीक है। या इस तरह भी बता सकते हो या फिर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स के वाई इज इक्वल टू एक्स 0 से 1, या फिर आप बच्चों क्या करो, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन में होता है, जैसे यहाँ पे तो डायग्राम में भी नजर आ रहा था कि 0 से 1 तक लिमिट है y की, लेकिन अगर ना पता चल रहा हो तो फिर कुछ क्वेश्चन में इस तरह भी डील किया जाता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो y इज इक्वल टू एक्स है, ये दोनों का रखा है, दोनों में से लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो यहाँ से x उधर चला जाएगा तो माइनस से एक्स, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 1 आ गया, तो हम दोनों चीजें राइट साइड पे 0 है तो पहली वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी, दूसरी वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, और x की वैल्यू 0, यहाँ से भी पता चल रहा है कि लिमिट जो होगी वो 0 से लेके 1 तक होगी। ये बताने का मकसद बच्चों यही था मेरा कि कुछ क्वेश्चन में जरूरी नहीं होगा कि डायग्राम में पता चल जाएगा आपको कि लिमिट y की क्या बन रही है या दूसरे की लिमिट क्या बन रही है, तो उसके लिए हमें इसी जो वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी ना उनको हमें सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास लिमिट्स क्या क्रिएट होती है, ठीक है। और बच्चों मैंने ये भी बात आपको क्लियर कर दी थी कि जो वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है जिसमें लिमिट्स होती हैं वो बेटा हमने पहले लिखनी होती हैं ताकि, और कांस्टेंट वाली लास्ट में लिखनी होती है ताकि आंसर में एग्जैक्टनेस आए, ठीक है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे y के रिस्पेक्ट, तो एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर ओवर y आ गया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो गई, और उसके बाद फिर x के रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों हम x के रिस्पेक्ट लेंगे इंटीग्रेशन, तो ये चीज़ क्रिएट होगी, और फिर पुट करेंगे तो हमारे पास -1/20 आ गया, दिस इज एन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और ये हमारे पास राइट साइड का आंसर 1/20 आ गया माइनस का, और लेफ्ट साइड का आंसर भी हमने लिया वो भी -1/20 है, तो दिस शोज दैट फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये भी एग्जांपल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है असाइनमेंट ग्रुप नंबर 6 के लिए, वो है प्रॉब्लम नंबर 20 टू प्रॉब्लम नंबर 23, ठीक है। ये पेज नंबर 287 टू 291 तक है, और आल्सो प्रॉब्लम नंबर 31 टू 39, ये पेज नंबर 316 टू 317 है। बेटा ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है, ये सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से करने हैं, और इसको बच्चे ये वाली असाइनमेंट हो गई, और जो प्रीवियस मैंने असाइनमेंट प्रीवियस लेक्चर में दी है, ये दोनों असाइनमेंट्स आपने जो है वो फ्राइडे तक हर हाल में सबमिट करवानी है। ये जो नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है, आज मंडे है, और नेक्स्ट फ्राइडे तक आपने जो है वो ये असाइनमेंट जमा करनी है। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।